नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के 7वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे करियर इन अकाउंटिंग पे। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि अकाउंटेंसी की डिग्री से उनके लिए कौन से दरवाजे खुल सकते हैं, उन्हें करियर ग्रोथ के क्या मौके मिल सकते हैं। अकाउंटिंग में बहुत फ्लेक्सिबल करियर है। हर फील्ड की तरह इसमें भी एंट्री लेवल से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल तक की पोजीशंस हैं। हर बिजनेस में इसकी ज़रूरत है, इसीलिए अकाउंटिंग में करियर को बहुत रिवॉर्डिंग माना जाता है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर शंकर कुमार। सर स्किल मंत्रा के फाउंडर और सीईओ हैं, टैलेंट केबिन इंडिया के डायरेक्टर हैं। इन्हें बहुत वर्षों का अनुभव है इस फील्ड में। सर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के जॉब रोल के इन्स एंड आउट्स बेहतर समझा सकते हैं। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है मैम, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू आकांक्षा। आज के इस एपिसोड में मैं मिस्टर शंकर का स्वागत करती हूँ और साथ ही एमसीसी निक्स नोएडा की तरफ से आप सब लोगों का भी स्वागत करती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए जुड़े। और जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है, इस बार भी आप लोगों ने अच्छी तादाद में इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। मैं इस करियर टॉक के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने एक परियोजना के तहत इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया है। ये मॉडल करियर सेंटर्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में करीब 400 सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और ये जो मॉडल करियर सेंटर हैं, ये सारे के सारे अक्रॉस इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में। इनके थ्रू हम जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं सो दैट कि जो हमारा युवा है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ करके अपनी जो रोजगार परक सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सके और अपने वन क्लिक पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। मॉडल करियर सेंटर पूरे देश भर में जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ जो हमारे जॉब सीकर हैं उनकी जो कैरियर ग्रोथ है उनके एनहांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें वो कैरियर गाइडेंस भी देते हैं, कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। और इसी तरह का एक कैरियर सेंटर जो है वो निक्स नोएडा के अंदर पे सेक्टर 62 में काम कर रहा है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि सारी की सारी सुविधाएं जो भी एनसीएस पोर्टल पे मिल रही हैं या मॉडल कैरियर सेंटर मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो चाहे एम्प्लॉयर के लिए हो, चाहे जॉब सीकर के लिए हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या करियर काउंसलर्स हैं, उन सबकी सुविधाएं ऑलमोस्ट जो है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शंकर जी का अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहूँगी कि वो इस फील्ड के अंदर आप लोगों को बताएं कि किस तरह से एंटर कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से आप अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। मैं इस सिलसिले में एक चीज़ और बताना चाहूँगी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं हमें, कि कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है और एकदम से सब लोग सीईओ नहीं बन सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर सीनियर पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। हमें शुरुआत थोड़े छोटे लेवल से ही करनी होती, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर अकाउंटेंसी में आपने कुछ बड़ी डिग्री हासिल करी है, तो ही आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आप छोटे-छोटे कोर्सेज़ के थ्रू भी इस फील्ड में आ सकते हैं। ऐसे ही जो कोर्सेज़ हैं, वो हमारी तमाम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। शंकर जी, ओवर टू यू। आई थिंक बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप आगे इसको बच्चों को अ, बताएँ कि किस तरह से इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। थैंक यू शंकर जी, ओवर टू यू। And it is very wonderful to organize this webinar. I appreciate this also. So we can now start. I hope everything is clear and fine. Yes, Dear everything. student, it would be better if you guys can
start your videos also, so that make it more engaging and interactive if it is possible. Otherwise, we'll go ahead with that. No issue in that. Screen Please. visible है सबको? Yeah, of course. जी। तो ऑलरेडी मैम ने बताया है कि करियर अकाउंटिंग कैसे हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी जॉब, चाहे वो अकाउंटेंसी का ही क्यों ना हो, छोटा नहीं होता। अकाउंटेंसी में भी जब हम ये वेबिनार कंप्लीट करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि अकाउंटेंसी में कितने जो है वो वेरिएंस है। तो कंप्लीट वेबिनार में जो आज हम सीखने वाले हैं या गो थ्रू करने वाले हैं वो ये है कि अकाउंटिंग ही क्यों, और अकाउंटिंग में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, और अकाउंटिंग के अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं अकाउंटिंग के, वो थ्रू दिस वेबिनार हम सीखेंगे। प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि वेबिनार के साथ साथ हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे भी जाएंगे कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में किस किस चीज़ों को, किस किस एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है अकाउंटिंग करते टाइम। उसके बाद जनरली एक कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं अकाउंटेंट, सब आप लोगों ने भी ऑलरेडी देखा होगा कि जब हम टैली सीख लेते हैं तो हम समझते हैं कि टैली मतलब एक कंप्लीट अकाउंटिंग हमने सीख लिया है और हम अब अकाउंटिंग करने के लिए रेडी हैं। बट समहाउ ऐसा होता नहीं है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमें टूल्स है जिसके उसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, बट वो आगे हम इसमें सीखेंगे। करियर पाथ्स क्या क्या है अकाउंटिंग में आपके। अकाउंटिंग में सीनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, मैनेजर है, आपके सीएफओ लेवल हैं। तो क्या क्या करियर पाथ्स हैं अकाउंटिंग में, इसको भी हम इसमें देखेंगे। एलिजिबिलिटीज़ क्या होती है, मैम ने ऑलरेडी बोला है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो एक स्मॉल और छोटे लेवल से भी अकाउंटिंग स्टार्ट किया जा सकता है, और उसके लिए एज सच कोई एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बीकॉम ही होना चाहिए या आपको साइंस के हैं तो अकाउंट में आप अपना करियर नहीं बना सकते हैं। वो हम आगे इसमें देखेंगे। क्या क्या स्किल्स जो है वो एक अकाउंटेंट में जनरली देखा जाता है। जब आप कहीं पे भी अकाउंटिंग करने जाते हो तो मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो हम इसमें सीखेंगे। बीइंग एन अकाउंटेंट हमें क्या ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, कौन से डेटा पे हमें काम करना चाहिए, वो विल टेक थ्रू दिस। पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, ऑल्दो आप लोग अवेयर ही हो, बट उसको भी एक हम हाइलाइट्स लेंगे कि क्यों टैली पे ही हम सीखते हैं, सैप पे क्यों नहीं सीखते, या बीजी मार्ग जो सॉफ्टवेयर है उनमें से कौन सा पॉपुलर है और क्यों हमें सीखना चाहिए कौन सा सॉफ्टवेयर पहले। कुछ गैप हैं, कुछ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। गैप बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो इंडिया में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए अकाउंटिंग करते टाइम। करियर ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास अकाउंटिंग में, तो ये कंप्लीट अकाउंटेंट की सैलरी क्या होने वाली है, ये हम इसमें वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अकाउंटिंग क्यों, वाई अकाउंटिंग। तो जैसा आप देख रहे हो कि अकाउंटिंग में जॉब सिक्योरिटी, करियर पाथ, हाई डिमांड, गुड कॉम्पनसेशन, ये तो है ही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एमसीए पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैं, यहाँ पे हर महीने 4,000 से 5,000 कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, मतलब जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है एमसीए के पोर्टल पे, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 4,000 से 5,000 एमसीए के पोर्टल पे एवरी मंथ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया होती। तो आप ये देख लीजिए कि साल में ऑलमोस्ट आपका 50,000, 48,000 से जो है 60,000 तक कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है इंडिया में। इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई अकाउंटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है। अगर हर साल 60,000 कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है जो कि रजिस्टर्ड है, इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप बहुत ज़्यादा बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यू ऑलरेडी अवेयर कि बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होते हैं। हमारा प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड है, वन पर्सन कंपनी है, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, पार्टनरशिप में भी हम करते हैं, प्रोप्राइटरशिप में भी काम करते हैं। तो जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं वो 60,000 साल में है, और हर कंपनी में आप कहीं भी आपने देखा होगा कि एक अकाउंटेंट तो मस्ट है। जब भी आप कंपनी की बात करते हैं तो एक अकाउंटेंट हर कोई रखता ही रखता है, बिकॉज जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स को फोकस करना है अपने बिजनेस पे,
अगर वो डे टू डे की रूटीन के अकाउंटिंग में पड़ गए कि उसको बिजनेस भी लाना है, उसको अकाउंटिंग भी करनी है, उसको आपको बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना है, तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे कंपनी के जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है। इसीलिए हमें अकाउंटेंट की जरूरत होती है, और हर कंपनी में एक अकाउंटेंट होता ही है। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं तो अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, हर कंपनी अब उस टाइप का टाइम नहीं है जब कंपनी एक्सपेक्ट करती थी कि भाई अकाउंटेंट को सिर्फ डेबिट क्रेडिट आना चाहिए। बिकॉज डेबिट क्रेडिट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अकाउंटेंट के पास नॉलेज स्किल्स होना चाहिए, और उससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करने में। तो आगे इसको हम देखेंगे। तो बेसिकली वाई अकाउंटिंग, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि करियर ऑप्शंस कितने हैं आपके पास जब आप अकाउंटिंग में जाते हो। तो इतनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही है हर साल अपने इंडिया में। इसके साथ स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं जो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म है, आपको प्रोप्राइटरशिप में भी बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो दिस इज वाई अकाउंटिंग इज नेसेस यू नो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देर इज अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज इन अकाउंटिंग। हाई डिमांड, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई हाई डिमांड है उसमें, करियर ग्रोथ है, जॉब सिक्योरिटी अकाउंटेंट में है ही है। इतने सॉफ्टवेयर होने के बाद भी हर कंपनी में एक अकाउंटेंट है ही है। आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है जिसने अकाउंटेंट को रिप्लेस कर दिया है, और आगे भी ऐसा नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ एक अकाउंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अब इसको हम देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अगर आप लोग कहीं कर रहे हो या नहीं, तो आपने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, मे बी आपने बीकॉम में या ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा कि भाई अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ के आए ही हो, राइट। इसको जब हम अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करते हैं तो रिकॉर्ड आप किस चीज़ को करते हो? डे टू डे रूटीन में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हो। सेल्स की एंट्री करना एक रिकॉर्डिंग है, परचेज की एंट्री करना एक रिकॉर्डिंग है, राइट। उसको आप फर्दर क्लासीफाई करते हो, क्लासीफाई करने के बाद आप उसको एक एक समरी में बना के लेके चलते हो। एनालाइज हम करते हैं। तो जो अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग हम सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये कंप्लीटली जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम वेरियस जो है वो रिपोर्ट्स बनाते हैं और एनालाइज करते हैं। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, रेशियोज एनालिसिस करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को बताती है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेल्थ कितना स्ट्रांग है, राइट। तो कम्युनिकेट हम किसको करते हैं? जब आप कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, तो जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एक क्रेडिबिलिटी बन के आती है कि नहीं, इन्होंने अकाउंटिंग जो है वो अच्छी की हुई है, डेटा का एक्यूरेसी जो है वो प्रॉपर है, ट्रांसपेरेंसी है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो एक रिलायंस भी मिलता है आपके इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अकाउंटेंट्स करते हैं। बेसिकली इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली और पीरियोडिकली। फाइल से तो चेंज होते रहते हैं, बट बीइंग एन अकाउंटेंट जो मिसिंग होता है वो ये होता है कि वो अपने आप को अपडेट नहीं करते रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। मैं एक एग्जांपल भी लूंगा। पिछले लास्ट टाइम, कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो टीडीएस का रेट जो है वो कम हो गया था। टीडीएस का रेट कम हो गया, बहुत अकाउंटेंट को पता ही नहीं कि टीडीएस प्रोफेशनल पे 10% ना करके 7.5% या 7.5% लगेगा। तो इन दैट केस आपकी जो इनएक्यूरेसी है, जो करेक्टनेस ऑफ डेटा है, वो कम होती जाती है, क्योंकि आपको रेगुलेशंस और लॉज जो है वो पता नहीं है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होता है अकाउंटेंट में, जिसको हमें फोकस करना है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। Reconciliation is a very, key role, playing a very key role in the accounts. जब हम रिकंसिलेशन की बात करते हैं तो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स है, या अपना किसी पार्टी का लेजर है, या जीएसटी का रिकंसिलेशन है, या पीएफ का रिकंसिलेशन है, ईएसआई का रिकंसिलेशन है, ये रिकंसिलेशन हमें बना के रखना चाहिए। और वो एवरी मंथ जो हमें रिकंसिलेशन करना चाहिए, जो कि आपको एक आइडिया देता है कि हाँ आपका बुक जो है वो रिकंसाइल्ड विद अदर वेंडर्स है। जैसे आप डेटर है,
अब डेटर से आप रिकंसिलिएशन करोगे ही नहीं उसके लेजर में, तो आपके बुक्स में लेजर में बैलेंस कुछ और आ रहा होगा, सामने वाले में कुछ और ले जा रहा होगा। अगर आपने जीएसटी का रिकंसिलिएशन नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से इनवॉइसेस आपने बुक कर लिए जो पोर्टल पे नहीं दिख रहे हैं, या कौन से इनवॉइसेस पोर्टल पे दिख रहे हैं जो आपने अपने टैली में बुक ही नहीं किया है। तो ये रिकंसिलिएशन इस टाइप की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है। और यहाँ कहीं बहुत जगह देखा जाता है, क्योंकि कई बार डे टू डे रूटीन में ट्रांजेक्शन इतनी होती है कि आप उसको अकाउंट्स को रिकंसाइल नहीं करते, तो ये कॉमन मिस्टेक भी माना जाता है। डेडलाइंस कई बार हम मिसिंग करते हैं, बिकॉज इतने एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी कुछ रहते हैं। तो आपको डेडलाइंस पता होनी चाहिए कि टीडीएस कब डिपॉजिट होगा, टीडीएस रिटर्न कब फाइल करनी है, जीएसटी के R1 की जो ड्यू डेट है वो कब है, सीबी की ड्यू डेट कब है, ये आपको कब तक डिपॉजिट करना है। तो अगर आपने यहाँ पे कैलेंडर नहीं बनाया, अपना कंप्लायंस का कैलेंडर नहीं बनाया, तो आप डेडलाइन मिस करोगे। और इन दैट केस डेडलाइन मिस करोगे तो आपके ऊपर पीनल एक्शन जो भी एक्ट में डिफाइंड है, जो स्पेसिफाइड है, वो पीनल एक्शन जो है वो लिए जाएंगे, राइट। अब करियर पाथ की हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉमन करियर पाथ क्या है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, बट एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जो जनरली कंपनीज में होती है वो यहाँ पे प्लॉट किया गया है। बट उससे पहले हमें करियर पाथ सेलेक्ट करने से पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, बिकॉज गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड, राइट। तो आपको अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लेवल पे ही रहना है अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो गोल मस्ट बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे फाइनेंस मैनेजर बनना है और मुझे 2 साल या 4 साल में फाइनेंस मैनेजर बनना है, तो उस डिसीजन, उस गोल डिसाइड करने के बेसिस पे आपका एक्शन होना चाहिए, आपकी प्लानिंग अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि हाँ मुझे फाइनेंस मैनेजर बनना है, तो अब बैकएंड कैलकुलेशन करके कि मुझे कितने टाइम में बनना है, तो मेरे पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए फाइनेंस मैनेजर बनने के लिए। तो गोल इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डिसाइड कि आपको एग्जीक्यूटिव बनना है, आपको सीनियर अकाउंटेंट बनना है, या आपको अकाउंट रिसीवेबल के प्रोफाइल पे काम करना है, अकाउंट्स पेबल के प्रोफाइल पे काम करना है, या फाइनेंस मैनेजर के प्रोफाइल पे काम करना है। तो दिस इज व्हाट वेयर यू नीड टू डिफाइन योर गोल। और उसके गोल डिफाइन करने के बाद आप फिर अकॉर्डिंगली आप ये देखो कि अच्छा अब मुझे अगर ये अकाउंट्स मैनेजर की पोजीशन पे काम करना है, वहां तक जाना, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स जो है वो आपको चाहिए, और फिर आप उस स्किल्स पे काम करो और आगे बढ़ो। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंट्स में कि एलिजिबिलिटी, तो देखिए ऐसा कुछ ये नहीं है कि बीकॉम वाले ही अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज को हटा दूं जो सीए है या सीएमए है या आईसीडब्ल्यूए है या आपके सीएस वगैरह के कोर्सेज हैं, अगर इन सब कोर्सेज को मैं हटा दूं तो एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएट भी बन सकता है जिसने बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है। अगर कोई ट्वेल्थ पास आउट है कॉमर्स से, वो भी आपका अकाउंटेंट बन सकता है। अगर कोई साइंस का भी बच्चा है, मे बी आप लोगों में से साइंस के भी स्टूडेंट हो, तो अगर साइंस का भी है तो इसका ये वो भी अपना करियर जो है वो अकाउंटिंग फील्ड में बना सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको अगर साइंस का स्टूडेंट है, लेकिन जो एजुकेशन चाहिए आपको एज एन अकाउंटेंट बनने के लिए, जो स्किल्स चाहिए, वो चाहे वो साइंस का हो चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड हो, वो आपको सबको ये स्किल्स तो रिक्वायर्ड है, राइट। तो एज सच एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितने भी बीकॉम है वो आप पढ़ के ही आते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है अकाउंटिंग उसमें जाना, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो। जो साइंस का होता है, बच्चा होता है, उसको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग लेवल पे अकाउंट्स को इनिशियली जो है वो रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वो अंडरस्टैंड करने के बाद फिर अपना करियर इसमें बना सकता है। स्किल्स अगर बात करेंगे, स्किल्स को हम आगे टेकअप करेंगे डिटेल में कि क्या क्या स्किल्स जो है वो होना चाहिए एक अकाउंटेंट में। तो स्किल्स क्या होना चाहिए एक अकाउंटेंट में, तो कुछ कॉमन स्किल्स हाईलाइट किए हैं। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कुछ स्किल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए। तो जब एक अकाउंटेंट है तो उसको रेगुलर अकाउंटिंग आनी ही चाहिए। अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए, चाहे वो पेमेंट की हो, रिसीट की हो, जर्नल एंट्रीज हो, से सेल्स की हो, परचेज की हो, एक्सपेंसेस बुक करना है,
रिकंसलेशन करना है, तो एक रेगुलर अकाउंटिंग तो आना ही चाहिए उसको, एक अकाउंटेंट को। उसके अलावा इन्वेंट्री मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मोस्टली आपका मैन्युफैक्चरिंग है या आपका ट्रेडिंग है, तो वहाँ पे देखा जाता है। तो उसमें आपके जो इन्वेंट्री को कैसे आप मैनेज करोगे, इनवर्ड कैसे लोगे, आउटवर्ड कैसे लोगे, उसका लेजर क्रिएट कैसे करोगे, ग्रुपिंग कैसे करोगे, तो इसकी भी आपको नॉलेज जो है वो प्रेफरेबली होनी चाहिए। बुक फाइनलाइजेशन के टाइम में जब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या करना चाहिए, ये सब पॉसिबल तब है जब आपको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्लियर होगा, राइट। तो अकाउंटिंग की नॉलेज तो चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ ये स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अपना करियर जो है वो अकाउंटिंग में बनाना है तो। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, किस रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, उसका यूजफुल लाइफ आप क्या पिक करोगे, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों बुक करते हैं और होती क्या है, वो आगे हम इसमें देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट जब बुक्स फाइनलाइज आप करते हो तो कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, ये सब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। टैक्स की अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो टैक्स प्ले करता है, जब हम टीडीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स तो आप ईयर एंड पे ही देखते हो, बट टीडीएस तो आपको डे टू डे रूटीन में चाहिए ही चाहिए उसकी नॉलेज। जनरली टीडीएस के लिए हम जो अकाउंटेंट होते हैं वो 3-4 सेक्शन को पकड़ के चलते हैं कि 194C पकड़ लिया, 194I ले लिया रेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, 194J प्रोफेशनल के लिए ले लिया। तो ये 3-4 कॉमन सेक्शन जो है वो हम देख लेते हैं और हमें रेट पता होती है कि अगर प्रोफेशनल पे काटना है तो कितना परसेंट टीडीएस लेना है, कॉन्ट्रैक्टर पे काटना है तो 1% कब लगेगा, 2% कब लगेगा। बट जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है इसके अलावा और आपको जो सीखना है, एक प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना, प्रोविजन को पढ़ना कि एक्ट में लिखा क्या है, कि टीडीएस हमको डिडक्ट तो करना है 10% से, लेकिन कब डिडक्ट करना है, पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट करना है या उसको क्रेडिट बुक्स में क्रेडिट करने के टाइम पे डिडक्ट करना है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ डिडक्शन है वो कब होगा, ये तब आपको पता चलेगा जब आप अपना उसको टैक्स लॉज को पढ़ोगे, राइट। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, जो अदर सेक्शन है, जैसे हम 3-4 सेक्शन तो कॉमनली हम यूज करते हैं, इसके अलावा आपने कभी फॉरेन पार्टी को पे कर दिया तो आपको सेक्शन 195 पढ़ना है, क्योंकि टीडीएस 195 डील करेगा फॉरेन की पार्टी पे। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना है, तो जब आप सैलरी पे करोगे तो टीडीएस की वर्किंग आपको 192 सेक्शन में होगा, जो सैलरी उसके स्लैब के अकॉर्डिंगली उसके उसका प्रॉपर कैलकुलेशन बनाया जाएगा। तो टीडीएस के जो जो भी प्रोविजन है, आपने किसी बैंक को इंटरेस्ट पे किया या आपने एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे किया, तो बैंक को पे किया तो बैंकिंग कंपनीज पे इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं लगता। वहीं आप एनबीएफसी को पे करोगे, सिंस वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो वहाँ पे टीडीएस का इम्प्लीकेशन आएगा। तो टैक्स लॉज में सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि हमें 2-3 सेक्शन को हमें पता है या आपके सीनियर ने आपको बता दिया है कि इतना टैक्स काटना है। आपको इसकी डीपली नॉलेज भी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन प्लस इम्प्लीकेशन, और प्लस अगर मैं बात करूं तो जो नए चेंजेज आ रहे हैं उसको भी आपको इसमें ध्यान रखना है। सेम अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में जनरली जो मैंने देखा है कि एक अकाउंटेंट है, उसको अगर आप पूछो तो वो ये बता देता है कि हाँ जीएसटी रिटर्न फाइल करना आता है। लेकिन जीएसटी में सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल करने से अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। जीएसटी एक वाइड है, बहुत ही वास्ट है, तो आपको उसके जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट, वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जीएसटी में आपने एचएसएन कोड गलत डाल दिया या सेक कोड गलत डाल दिया, तो जीएसटी का रेट जहाँ पे 12% लगना चाहिए वहाँ पे आपने 18 लगा दिया या 28 लगा दिया, तो उसके इम्प्लीकेशंस फिर बहुत ज़्यादा निकलेंगे। तो आपको एचएसएन कोड के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। अगर आपने क्लासिफिकेशंस में किसी भी मटेरियल या किसी भी सर्विस को आपने ए में कर दिया, होना बी में चाहिए, तो आपका रेट भी चेंज होगा, क्लासिफिकेशंस भी चेंज हो जाएंगी, इम्प्लीकेशंस भी चेंज होंगे, राइट। तो आपके जीएसटी में अदर प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट रखते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 3 भी, क्योंकि जब तक आपको प्रोविजंस की नॉलेज नहीं होगी आप जीएसटीआर 9 और 9C फाइल नहीं कर पाओगे।
जब तक आपको प्रोविजंस की नॉलेज नहीं होगी, आपको आप ऐसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो या जॉब कर रहे हो जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, अब आपको पता ही नहीं है प्रोविजंस के बारे में, तो आप एलयूटी कैसे जनरेट करोगे? एलयूटी के अगेंस्ट टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, वो कैसे जनरेट करोगे? आपको कैसे आइडिया लगेगा कि ये किस केसेस में हम इसको एक्सपोर्ट मानेंगे और जीएसटी नहीं लगाएंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू रीड द प्रोविजन ऑफ जीएसटी along with other things। आपके पास टाइम इनफ होता है इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, और आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी जो पढ़ना है उसको बंद नहीं करना है। हर हर काम करते रहो, काम के साथ साथ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या जीएसटी में क्या चेंजेस आ गए, कुछ केस लॉज आ गए जिसको आपको पढ़ना है, कुछ रूलिंग्स आ गई, कुछ रूल्स में चेंज हो गए, कुछ जीएसटी काउंसिल में कोई नया डिसीजन लिया गया है। तो ये सब पार्ट होगा, और इन सब का इम्प्लीकेशन जो है वो आपके अकाउंटिंग पे होगा जब आप अकाउंटिंग करोगे। तो जीएसटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न along with your TDS एंड जीएसटी, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ना, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकली हमने ऐसा देखा है कि जीएसटी में आपने मान लीजिए इनवॉइस की डेट गलत डाल दी, या ई वे बिल में इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया, और इनवॉइस में इंफॉर्मेशन गलत है, तो जैसे ही आपका गुड्स जो है वो मूवमेंट करता है आपके प्रीमाइसेस से आपके सेलर के वहाँ तक, तो इन बिटवीन भी जीएसटी के इंस्पेक्शंस होते हैं, आपका मोबाइल स्क्वाड होता है जो आपके ट्रक को रोक लेते हैं, राइट? तो इस कारण से भी आपको जीएसटी की इन्फॉर्म नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सीखना और प्रोविजंस को समझना। अक्सर हमने देखा है कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो 95 और 90% से अबव भी मैं बोलूँगा कि डिपेंडेंट होते हैं अपने या तो सीए पे या किसी उस पे ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि जो जो ड्राफ्टिंग करना है, आपने अकाउंटिंग अच्छे से कर लिया, आपने टैक्स नॉलेज अच्छे से ले लिया, आपने जीएसटी पे अच्छा काम कर लिया, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग ही नहीं आ रही है कि आप कैसे बैलेंस शीट बनाओगे, आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, कैश फ्लो कैसे बनाओगे, शेड्यूल की क्या रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल फॉलो होंगे तो कैसे होंगे, आपको क्लासिफिकेशन कैसे करना है, करंट मैच्योरिटी में लेना है या उसको लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटीज में लेके जाना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लेके जाना है। तो ये सब इम्पैक्ट होगा जब आप इसको स्टडी करोगे। तो ड्राफ्टिंग एक अगेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जो एक अकाउंटेंट को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्किल्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये स्किल्स एक पैकेज है। इसमें से ये डिपेंड करेगा जब हम आगे सैलरी की बात करेंगे, या जब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपके करियर पाथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्किल्स डिपेंड करेगा कि आपका करियर पाथ कैसे जाने वाला है। ये सारे स्किल्स डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, राइट? तो ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ड्राफ्टिंग भी आती है, आपको ऊपर के पॉइंट्स तो आते ही हैं, इसके साथ साथ आपको ड्राफ्टिंग भी आ रही है, तो वो एक वैल्यू एडिशन है आपके करियर के लिए, आपकी सैलरी के लिए, राइट? आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलने के लिए। तो ये एक वैल्यू एडिशन है ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, बाकी जो नोट्स बनाने हैं, ये सब उसमें एस्पेक्ट में जो है वो कवर होता है। इसके बाद हमने देखा है कि कई सारी इंडस्ट्री है जिसपे लेबर लॉज कंप्लाइंसेस भी एप्लीकेबल होता है। वैसे तो हर इंडस्ट्री में आप सैलरी बनाते हो, और या जब आप जाओगे, जब आप सैलरी बनाओगे, तो नॉर्मली अगर स्मॉल साइज़ की कंपनी हम बोले या मिड साइज़ की कंपनी बोले, जहाँ पे 20 और उससे लेस है, तो वहाँ तो पी एफ ई एस आई के इम्प्लीकेशंस ही नहीं आते। तो आप पेरोल को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं हो, आप सिर्फ जो है वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि भाई हाँ इतनी सैलरी है, इतना टीडीएस कटना है तो काटना है, और आगे आपको उसको ट्रांसफ़र करना है। बट पेरोल अगर हम देखें तो पेरोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर लॉज कंप्लाइंसेस में, क्योंकि पेरोल में आपको ये भी देखना है कि मिनिमम वेजेस के कंप्लाइंसेस मीट किए या नहीं किए। हर स्टेट का अपना मिनिमम वेजेस का कंप्लाइंस होता है। अगर उस स्टेट ने डिफाइन कर दिया है कि इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना जो है वो मिनिमम वेजेस होना चाहिए, और आप उसको मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको नोटिस आने के चांसेस होंगे आपको लेबर लॉज अथॉरिटी से। तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। पेरोल की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक में कितना रखना है, आपको एचआरए कितना देना है, क्योंकि टैक्स के इम्प्लीकेशंस डिपेंड करते हैं आपके ये कंपोनेंट्स पे, कि एचआरए में डाल दिया या आपने ट्रैवल अलाउंस में डाला है,
या फूड अलाउंसेस में डाला है या आपका अदर अलाउंस में किया है। तो जो सैलरी स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेरोल का पार्ट हो जाता है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि सैलरी स्ट्रक्चर हमें करना है कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। जब आपका जैसे ही काउंट जो है वो 20 या 10 से एक्सीड कर जाता है तो आपके ऊपर पीएफ ईएसआई की इम्प्लीकेशंस आ जाती है। तो आपको ये भी देखना है कि भाई पीएफ कटेगा या नहीं कटेगा। कटेगा तो कौन से कंपोनेंट पे कटेगा। जब तक आप कंपोनेंट को बाइफरकेट नहीं करोगे तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि ये पीएफ बेसिक पे लगना है या आपको ग्रॉस पे लगाना है ईएसआई। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि पेरोल में सैलरी को स्ट्रक्चरिंग करना। तो उसके बाद ही आप पीएफ ईएसआई जो है वो कैलकुलेट कर पाते हो। पीटी है जिसको हम प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं 20 और 21, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। एलडब्ल्यूएफ हम लेबर वेलफेयर फंड बोलते हैं, ये भी कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर एलडब्ल्यूएफ की हम बात करें तो आपके दिल्ली में एप्लीकेबल है, आपके हरियाणा में एप्लीकेबल है, पीटी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसकी भी नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी फैक्ट्री कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट के कंप्लाइंसेस होंगे। फैक्ट्रीज एक्ट के कंप्लाइंसेस करने करने होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ स्टैट्यूटरी रजिस्टर बनाना होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सब आपको वैल्यू एडिशन दे रहा है। आप एक अकाउंटेंट तो हो ही हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट के अलावा एक कंप्लायंस के लिए भी वो आउटसोर्स करके चलते हैं कि भाई पीएफ का कंसल्टेंट कोई और होगा या पीएफ ईएसआई का कंसल्टेंट कोई और है, पेरोल का कंसल्टेंट कोई और है। जब जैसे जैसे आपकी कंपनी का साइज बढ़ता जाएगा आपको इन सब चीज़ों के रोल पे एक पर्सन ही दिखेगा। ये अपने आप में एक पोजीशन है। अगर मैं पोजीशनिंग की भी बात करूं तो लेबर लॉज कंप्लायंस के लिए एक अलग पोजीशन है। अगर अगर पेरोल की मैं बात करूं तो पेरोल के लिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 5,000 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ तो पेरोल की प्रॉपर एक टीम होती है। वहाँ पे 3 3 4 4 लोग पेरोल की टीम बैठी हुई होती है। एक एक दो दो लोग तो खाली ऑनबोर्डिंग करने में लगे होते हैं पीएफ के पोर्टल पे, ईएसआई के पोर्टल पे एम्प्लॉयज़ को। तो ये एक अपने आप में एक डोमेन है, या मैं अगर बोलूँ तो एक करियर है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कई सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, जो गवर्न करता है आपकी अकाउंटिंग को कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, और उसको रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, अगर आप अकाउंटिंग बेस्ड अकाउंटिंग करते हो तो आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, राइट। इसके अलावा फाइनल अगर हम देखें तो जब आपने अकाउंटिंग कर लिया, अकाउंटिंग करने के बाद आपने कंप्लाइंसेस किए, कंप्लाइंसेस करने के बाद आपकी बैलेंस शीट बन गई, बैलेंस शीट बनने के बाद आपने ऑडिट हो गया। ऑडिट होने के बाद जो फाइनल स्टेप्स है वो है आपको फाइलिंग करना। तो आपके जित जो भी फाइनेंशियल आपने बनाए हैं वो फाइनेंशियल को आप, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आप आरओसी में फाइल करते हो, प्रोप्राइटरशिप है तो आप कहीं फाइल नहीं करते। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हो तो आपको आरओसी रिलेटेड कंप्लाइंसेस करना होता है। आपको एजीएम का नोटिस देना है, आपको एजीएम कंडक्ट कराना है, आपको जो आपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको अडॉप्ट करके आपको एमसीए पे फाइलिंग करनी है। कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको फाइल करने हैं। तो आरओसी रिलेटेड कंप्लाइंसेस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये कुछ सेट ऑफ स्किल्स है। ये हर स्किल्स अपने आप में एक करियर भी है। हर स्किल्स अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इन सब में से किसी एक को भी सीख लिया और डीपली नॉलेज ले ली तो ये अपने आप में आपके लिए एक करियर बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि लेबर लॉज कंप्लाइंसेस है, पेरोल है, पीएफ ईएसआई पीटी एलडब्ल्यूएफ है, ये अपने आप में एक करियर ऑप्शन है। तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज अगर अकाउंटिंग के साथ साथ है तब तो बहुत ही बेहतर है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको इसके साथ साथ भी करना है, ये अपने आप में एक करियर ऑप्शन है, आप इन सब के सेपरेटली भी लेके कर सकते हो। तो ये स्किल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम ऑलरेडी हमें पता है कि मार्केट में टैली है, बीजी है, क्विक बुक है, जोहो है, सैप है। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो क्या है। अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग जोहो बुक से भी काम चला लेते हैं या कई ऐसे अदर सॉफ्टवेयर भी हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक ठीक है तो जनरली हम टैली मान के चलते हैं।
तो 90% ऑफ द यूजर अगर आप देखोगे तो वो टैली यूज कर रहे होते हैं। जो तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। सैप जो है जनरली बिग ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि सैप की कॉस्टिंग भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बहुत हाई साइड पे होता है। टैली अगर मिड साइज और छोटे उसमें स्केल पे बोले तो 90% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैली यूज करती हैं। बीजी है, क्विक बुक है, जो है ये कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बट प्रेफरेबली अगर मैं आपको बोलूँ जहाँ जो मेजरली जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, अगर मिड साइज है या स्मॉल साइज है तो वो टैली है, अदरवाइज सैप है। उसके अलावा बीजी के भी सेगमेंट अपने सेगमेंट है। अगर आपको इन्वेंट्री बहुत अच्छे से मैनेज करना है और अगर आप इन्वेंट्री ओरिएंटेड आपकी कंपनी है तो बीजी एक अच्छा टूल है उस चीज़ के लिए। अगर आपको क्विक बुक एक वाइडली एक्सेप्टेड है, जो ग्लोबली भी एक्सेप्टेड हम बोल सकते हैं क्विक बुक सॉफ्टवेयर। जो हो बुक रिसेंट टाइम में जो जितने भी स्मॉल टाइप के हैं, अगर आपको अपना ऑनलाइन ही रखना है डेटा सारा, तो आप जो बुक को भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं। स्किल्स, कुछ अदर स्किल्स हैं। अभी हमने जो यहाँ पे बात की थी वो हमने बात की थी स्किल्स ऑफ एन अकाउंटेंट, जो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे है। एक अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए रेगुलर अकाउंटिंग के अलावा, क्या क्या स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स जो है उसको आना चाहिए। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फंक्शनल स्किल्स के अलावा कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो कम्युनिकेशन, वी ऑल नो कि हाउ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो। और आप अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए, अगर आप एक हाई एक्सपेक्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी ज़्यादा है, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल स्किल्स, डेटा को एनालाइज करना, आपने डेटा को बना दिया है, आपने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन उसको एनालाइज करना, जब आप डेटा को एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि यार इसमें जो है वो एरर्स हैं, अब उस एरर्स को करेक्ट करना है। तो एनालिसिस ऑफ डेटा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एनालिटिकल स्किल्स जो है वो आप में होना ही चाहिए। अब एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ऑब्वियसली जब हम बात बीइंग एन अकाउंटेंट की बात करते हैं तो अकाउंटेंट के पास सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी का बैकबोन है। अगर आपके पास कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिससे आपको पता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्लाइंट किससे हैं, रेट आपने किस क्लाइंट को क्या दिया है, किस रेट से आप इन्वॉइसिंग कर रहे हो, तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा हो जाता है। तो यहाँ पे एक अकाउंटेंट में एथिक्स और इंटीग्रिटी तो चाहिए, मस्ट आप कह लो कि मैंडेटरी है। जो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका जो अकाउंटेंट है वो एथिकल हो और उसके में जो है वो इंटीग्रिटी हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अकाउंटिंग का डेटा एज आई टोल्ड यू वेरी कॉन्फिडेंशियल है। उससे एक कंपनी बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है, और अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया तो कंपनी जो है वो बहुत आगे भी जा सकती है, अगर आपने उस पर प्रॉपर कंट्रोल्स वगैरह लगाए तो। लीडरशिप एंड टीम वर्क आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो वहाँ सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके अंडर ही हो सकता है या आप किसी के अंडर काम कर सकते हो। तो जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो मे बी आपकी फाइनेंस में ही 10 लोगों की टीम है। एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ आपका टैक्स देख रहा है, एक ऐसा है जो सिर्फ जीएसटी देख रहा है, एक ऐसा है जो पेरोल देख रहा है, एक ऐसा है जो लेबर लॉज कंप्लायंस देख रहा है, एक ऐसा है जो आपका लोन्स वगैरह फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा है। तीन चार ऐसे अकाउंटेंट बैठे हैं जो डे टू डे रूटीन में जर्नल एंट्रीज और बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं। तो जब आप इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपके पास टीम वर्क, टीम जो है वो प्रॉपर 10 लोगों, 15-20 लोगों की टीम है। और जहाँ टीम है तो वहाँ आपको टीम वर्क बहुत अच्छे से आना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी अगर आप में है तो आप उस टीम को लीड कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको अपने मैनेजर की पोजीशन पे बन जाना है या अगर आप उससे आगे देख रहे हो तो आप में ये कुछ स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको होना चाहिए करने में। गैप हाईलाइट, जो हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या रिकॉर्डिंग करोगे तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, गैप्स होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैप का मतलब है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये
इसको हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं गैप के साथ साथ। तो ये है क्या, इसको भी हम थोड़ा सा एक हाईलाइट करेंगे, सिंस हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल टच अपॉन करते हुए निकलेंगे। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कहती क्या है, एंटिटी कॉन्सेप्ट है क्या? एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका ये कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक जो है वो अलग है। तो जब प्रोप्राइटरशिप, अगर हम कोई बिजनेस काम करता है और वो बिजनेस में उसने पैसा लगाया, तो हम बोलते हैं कि उसने कैपिटल लगाया, उसने इन्वेस्टमेंट की है। और जैसे ही उसने बिजनेस से पैसा निकाला, तो हम कहते हैं कि भाई आपने ड्राइंग कर लिया, अपने बिजनेस से पैसा निकाल के आप ले गए हो। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो बिजनेस का ओनर है वो बिल्कुल अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहती है? मनी मेजरमेंट ये है कि आप रिकॉर्ड उसी चीज को करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे गुडविल है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर जब आप देखो उसका एक गुडविल है, उसका एक ब्रांड नेम है, तो उसको आप तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लेते। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसको आप कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। हाँ, लेकिन अगर कोई कंपनी आप परचेज कर रहे हो जिसके लिए आपने गुडविल के लिए पेमेंट किया है, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि वो मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये कहता है, आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है आपका, जिस टाइम पे चीजें एक्रू हो गई आप उसको रिकॉर्ड कर लो, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा उसके बाद आप उस चीज को रिकॉर्ड करोगे। तो अगर आपने किसी को इनवॉइस कर दिया है, चाहे वो पेमेंट बाद में ही भी क्यों ना करेगा, लेकिन आपको उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं। मैचिंग का कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि योर एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद योर रेवेन्यू, कि जिस पीरियड के खर्चे हैं उसी पीरियड के जो है वो, जिस पीरियड के रेवेन्यू है उसी पीरियड के खर्चे भी होने चाहिए। उसके बाद जैसा हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात की थी, जब मैंने बोला था कि हम इसको बाद में देखेंगे, तो प्रीपेड क्या है और हम क्यों बनाते हैं। इन बिटवीन अगर मिड ऑफ द ईयर आपने कोई इंश्योरेंस कराया है, जो वैलिडिटी जिसकी जो है वो नेक्स्ट मिड ऑफ द ईयर है, तो आपको 6 मंथ जो है उसका एक्सपेंस बुक करना होता है, 6 मंथ का जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस बुक करना होता है, क्योंकि उस एक्सपेंस 6 मंथ का जो एक्सपेंस है उसका बेनिफिट आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ तक मिलता रहेगा। इसलिए उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में बुक कर लेते हैं, क्योंकि पेमेंट वगैरह भी आपने पहले की हुई होती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है जो एज्यूम करके चलता है, जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं हम मान के चलते हैं कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाया है। राइट। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं। आई विल शेयर दिस पीपीटी टू यू ऑल आल्सो इफ यू कैन रीड आउट। ऑल्दो मुझे लगता है कि आपने अपने बीकॉम और उसमें पढ़ के ही आप ये सब आए होंगे कॉन्सेप्ट्स को। करियर की हम बात कर लेते हैं कि करियर ऑप्शंस हमारे कहाँ कहाँ पे है, हम कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो जॉब्स आपको पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं या जितने भी आपके पीएसयूज हैं वहाँ पे आप काम कर जॉब कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइवेट सेक्टर्स जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं या प्रोप्राइटरशिप है, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, तो एक ह्यूज यहाँ पे डिमांड है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हर महीने 4,000 से 5,000 कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इंडिया में, तो साल में 60,000 कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी ह्यूज डिमांड है। एनजीओज आजकल बहुत एक्टिव हैं, तो एनजीओज में भी अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट तो है ही है। कुल मिला के अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हो कि अकाउंटिंग का जो करियर है, अकाउंटिंग का जो मार्केट है, वो कितना ह्यूज है और कितना वाइड है। और आपके लिए यहाँ पे डिमांड सिंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्किल्स चाहिए टू गेट एन जॉब। राइट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं भी मान के चलता हूँ कि करियर इसके अलावा एक फ्रीलांसिंग है। जनरली अगर आपको जॉब नहीं करनी है, जॉब आप चाहते हो कि आप जॉब में ना जाओ, तो फ्रीलांसिंग भी एक करियर ऑप्शन है जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी है और पॉपुलर भी है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो काम तो आपको करके देंगे, लेकिन
अब वो रूटीन का जो आपका ये 9 to 5 और 10 to 6 का है या 7 का है, उसमें कोई बंद के काम करना नहीं चाहता। उसके लिए फ्रीलांसिंग एक करियर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, हर करियर में अपना रिस्क है, अपना उसका रिवॉर्ड है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है। आपके लिए जॉब बेटर है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आप जॉब में जाइए। आपकी रिस्क एपेटाइटनेस बहुत अच्छी है, आप रिस्क ले सकते हो, 2-4 महीने आपको पैसे नहीं भी आए तो भी मैनेज कर सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आपके अपने क्लाइंट होंगे, आपका अपना टर्म्स होगा, आपके काम करने का अपना पैटर्न होगा, राइट? तो आप अपने आप को अकॉर्डिंगली मैनेज भी कर सकते हो। तो हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स है, चाहे वो आप जॉब्स की बात करें, चाहे करियर इन फ्रीलांसिंग की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें। तो एक फ्रीलांसिंग करियर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में जो माना जाता है। अगर आपको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है, जनरली अगर मैं आपको बोलूँ, जो कंपनीज इनिशियल लेवल पे जो अभी इनकॉर्पोरेट ही हुई है, तो कोई भी कंपनी 15,000, 18,000 या 25,000 का अकाउंटेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसको क्या चाहिए, क्योंकि इनिशियली एक एक ह्यूज कॉस्ट होता है, उनके लिए कॉस्ट का बर्डन है और कोई भी लेना नहीं चाहता है। तो वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो 1,000-2,000 रुपये में उनकी अकाउंटिंग कंप्लीट कर दे। तो उसके लिए फिर वो फ्रीलांसर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको फुल टाइम अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रीलांसिंग इस टाइप में बहुत एक ना अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप करना चाहें तो, अगर आपके पास 50 ऐसे अकाउंटेंट, ऐसी कंपनीज मिल गई जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी लिमिटेड होते हैं, कि महीने के 5, 7, 8, 10 इतने ही ट्रांजेक्शन होने इनिशियल लेवल पे, तो आपको बहुत उसमें टाइम भी नहीं लगता, और आपको महीने में अगर 2,000 रुपये भी उसके काम के मिल रहे हैं और 50 ऐसी कंपनीज हो गई, तो जॉब से एक बेटर ऑप्शन है वहाँ पे। तो फ्रीलांसिंग का करियर इसलिए लिक्विडिटी भी है, लोग प्रेफर भी करते हैं। अगेन, अगर आप रिस्क एपेटाइटनेस आपकी अच्छी है तो आपके लिए बेहतर है। आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आपके लिए जॉब फिर इन दैट सेंस जो है वो एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर वैसे यहाँ पे प्लॉट किए हुए है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए उस कंपनी को ज्वाइन करते टाइम, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में हम देख ही रहे हैं कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कितने एम्प्लॉयज़ को कैसे ले ऑफ करते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी का कल्चर वहाँ पे कैसा है, आपको आपकी सैलरी कितनी मिल रही है, उसके बाद वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ कैसे हो रहे हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप जॉब पे जाते हो। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि अकाउंटेंट की जब हम बात सैलरी की बात करते हैं तो ये जजमेंटल है और ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपके पास स्किल सेट अच्छे हैं, आपको आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई है, अच्छा है, आपका जो फंक्शनल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप टीम को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, आप एथिकली साउंड हो, अगर आप में ये सारे स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3.6 तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। दूसरा फैक्टर है कि आपके पास स्किल सेट क्या है, कितने टाइप के स्किल्स हैं। अगर आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री करनी आती है तो आपका स्कोप लिमिटेड है, स्किल्स लिमिटेड है, तो आपकी सैलरी भी बहुत लिमिटेड होगी, राइट? अगर अगर एंट्री करने के साथ साथ आपको टीडीएस की अच्छी नॉलेज है, आप टीडीएस की रिटर्न फाइल कर लेते हो, आपको पता है कि टीडीएस की पेमेंट कैसे करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं एक एडिशनल एड्स मिल जाता है, और कंपेयरिंग टू जो फ्रेश था उससे आपको थोड़ा सा हाइक मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं कि आपको नॉर्मल डे टू डे अकाउंटिंग के साथ साथ टीडीएस और जीएसटी की भी नॉलेज है, तो आपको थोड़ा सा एड जो है वो और एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप पेरोल भी मैनेज कर लेते हो, सी सिंपली कंपनी को अपना कॉस्ट कट करना है। तो अगर कंपनी बाहर आउटसोर्स कर रहा है वही पेरोल के लिए, वही पीएफ ईएसआई के लिए, और उसको अगर 5,000 या 10,000 रुपये पे कर रही है, लेकिन आपके पास वो नॉलेज है पीएफ की, ईएसआई की, ये मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कंपनीज की, क्योंकि जो लार्ज कंपनीज है उनके लिए टास्क ही बिल्कुल अलग है, पोजीशन ही बिल्कुल अलग है।
तो जब हम वहाँ पे स्मॉल कंपनीज में बात करते हैं, तो अगर पीएफ ईएसआई वगैरह भी आप खुद मैनेज कर ले तो उसके साथ साथ अकाउंटिंग के साथ, तो आपका जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं कंपेयरिंग टू अदर्स जो हमने डिस्कस किया उससे ज़्यादा ही रहता है। अगर इसके साथ साथ आपकी अच्छी क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम वर्क आप अच्छा कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका जो ग्रोथ है, जो करियर पाथ है, वो बहुत आगे रह सकता है। तो ये एंट्री लेवल से लेके आपको अगर मैं एक्सपीरियंस लेवल तक की बात करूं, तो जनरली जो एक देखा गया है, वो 2 लाख रुपए से आपके 3, 3.5, 4 लाख रुपए तक एक एवरेज अकाउंटेंट की सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। बट दिस कैन गो अप टू 10 लाख, 12 लाख, और समटाइम्स 15 और 18 भी। तो आपके साथ साथ जो लोग होंगे वो डिपेंड करेगा आपकी सैलरी, कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप किस पोजीशन पे हो, आपका स्किल सेट कितना है, आपकी कैपेसिटी क्या है उसको हैंडल करने की, राइट। तो ये ऑन एन एवरेज जो है वो अकाउंटेंट की सैलरी माना जाता है। अगेन मैं इस पे एम्फेसाइज करूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स कितना है, राइट। आप किस किस टाइप के स्किल्स सेट हैं आपके पास, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आप कितना कॉन्फिडेंस दे पाते हो मैनेजमेंट को कि हाँ हम ये सारे काम जो है वो मुझे आता है और आप कर लोगे। तो ये डिपेंड करेगा, सैलरी जो है वो इंडिविजुअलिटी टू इंडिविजुअल पर्सन पे, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। स्किल पार्टनर, स्किल मंत्रा एक वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ये जितने भी स्किल्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो पेरोल हो, चाहे वो फाइनेंशियल मॉडलिंग हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, राइट। कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस नहीं किया है वो ये है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में आजकल बहुत एक करियर ऑप्शन अच्छा है, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो उसमें भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो अकाउंटिंग के साथ साथ अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको करना आता है, आपको पता है कि आपके फाइनेंशियल जो फिगर्स हैं उसको आपको कैसे प्लॉट करना है, बिकॉज वो डिसीजन मेकर जो आपके ओनर हैं, जो जो मैनेजमेंट है, जो इन्वेस्टर है, वो इन सब चीज़ों की आपकी फाइनेंशियल की मॉडलिंग कितनी अच्छी है उस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। जो आप अकाउंटिंग करते हो उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको इसकी नॉलेज है फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करनी है, वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कि किस किस एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, आप उसका फैक्टरिंग कैसे करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके करियर में जो है एक एडिशनल बेनिफिट देता है। तो स्किल मंत्रा कहीं ना कहीं आपको जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, जो भी आप थ्योरी पढ़ के आए हो बीकॉम में या ट्वेल्थ में आपने जो भी किया हुआ है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जब आप जॉब पे जाओगे, तो ऐसा ना हो कि यार थ्योरी तो आपने कुछ और पढ़ा था और जॉब में जब आप बैठ रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि वहाँ क्या करना है। वहाँ ये लिख के नहीं आएगा कि राम सोल्ड एबीसी टू श्याम ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो वहाँ पे ये नहीं आएगा, वहाँ पे तो एक इनवॉइस आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइस में देखना क्या है, इनवॉइस के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनवॉइस नंबर देखना है, जीएसटी नंबर है या नहीं है, इनवॉइस की डेट जो है वो चेक करनी है, साइन किए हैं या नहीं किए हैं प्रॉपरली, वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिकली जब आप करते हो थ्योरी वाला पार्ट सीख के करना वहाँ पे जॉब पे। तो स्किल मंत्रा वही है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो है वो आपको सिखाती हैं कि जब आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम करोगे तो आप क्या काम करोगे, कैसे करोगे। तो स्किल मंत्रा इस टाइप से आपको हेल्प करती है उसमें। स्किल मंत्रा के जो प्रेफर्ड अभी जो कोर्सेज हैं, जो रिकमेंडेड कोर्सेज भी है, अगर आपको अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है तो टैली तो है ही है, टैली के साथ आपका पेरोल का कोर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है। तो इस टाइप के कोर्सेस आप जो है वो चूज़ भी कर सकते हो स्किल मंत्रा पे जाके। ऑब्वियसली जब आप एनसीएस के उसमें हो तो कुछ आपको डिस्काउंट वगैरह उस टाइप में मिल सकता है, वहाँ पे मिल जाएगा। बट इस ये स्किल्स हैं जो आपके उसमें होना चाहिए, राइट। आई होप दिस वेबिनार गिव्स यू द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एंड विल स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर इफ यू गाइस हैव। बहुत अच्छा सेशन रहा है शंकर जी। जी। इससे पहले कोई और क्वेश्चन पूछे, मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे एक क्वेश्चन यस यस। कि
जो आपने बताया है, जहाँ तक मेरे पास आवाज़ आई है, उसके अकॉर्डिंग आप बीकॉम एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन माँग रहे हो, जी कि इस फ़ील्ड में होना चाहिए। क्या जी ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा मान लीजिए उसने बीकॉम नहीं किया बट उसको अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलानी है, वो भी जानना चाहता है जी कि मैं ये सारी स्किल्स लूँ या मुझे टैली आए या मुझे अकाउंट्स का जी कुछ काम आए। जी तो जी क्या वो नहीं सीख सकता या वो उसमें आगे फ़ील्ड में नहीं जा सकता, उसकी क्वालिफ़िकेशन चाहे कुछ भी हो? बट आपको आगे ही जाना है, बट डेफिनेटली नॉट। अगर आप साइंस के भी स्टूडेंट हो और अगर आपको अकाउंटिंग में करियर बनाना है तो कोई बैरियर नहीं है। आप बिल्कुल उसको सीख सकते हो और अपना करियर बना सकते हो, क्योंकि मैं खुद साइंस से हूँ तो मुझे पता है कि आप उसमें कर सकते हो। अच्छा, चलिए ये तो होगी ग्रेजुएशन की बात। क्या जी ऐसे बच्चे जो 12th पास हैं जी या 10th पास हैं और किसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं आगे, तो जी क्या वो एलिजिबल हैं इस प्रोफ़ेशन में करियर बनाने के लिए? यस यस मैम, बिल्कुल हुँ, एलिजिबल है। बेसिकली हुँ, उनको जो स्किल्स चाहिए, अब ये स्किल्स है, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए उसको। उसको जिस पे अकाउंटिंग करना है, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टूल्स हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है। अगर आप वो बच्चा, कोई भी बच्चा जो ड्रॉप आउट है, जिसने 12th करने के बाद ही हुँ, वो हुँ, ग्रेजुएशन नहीं किया, हुँ, रीजन जो भी रहा हो, हुँ, हुँ, तो हुँ, अगर वो अपना करियर अकाउंटिंग फील्ड में बनाना चाहता है तो वो स्टार्ट कर सकता है, वो कोर्सेज ले सकता है। कोर्सेज के साथ साथ वो इंटर्नशिप कर सकता है, जहाँ पे वो हैंड्स ओके, ऑन एक्सपीरियंस करे। जैसे हम ओके, स्किल मंत्रा में बच्चे को ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराते हैं कि ओके, आपने ट्रेनिंग तो ले लिया, आपको पता है कि हुँ, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, आपको पता है हुँ, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे फॉलो करना है, आपने वो तो हुँ, सीख हुँ, लिया। हुँ, साथ हुँ, में आपको जो लाइसेंस वर्जन ऑफ टैली है वो मिलेगा। आपको जो रियल डेटा है उस पे आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, हैंड्स ऑन ओके, एक्सपीरियंस कराया जाएगा। ओके, करियर बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। ठीक है। ठीक है आकांक्षा, नाउ ओवर टू यू। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस पढ़ें और शंकर जी उनका रिप्लाई देंगे। जी जी। सर, शुभम जी की एक क्वेरी है कि आपने अकाउंटेंसी को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज किया? आपका इंस्पिरेशन क्या था? शुभम जी, बहुत कई बार डेस्टिनी भी होती है कि आप करने कुछ और जाते हो जाता कुछ और है। बट ये है कि आपका डेडिकेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई भी करियर या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो जो काम है, चाहे मैं साइंस से हूँ या कॉमर्स से हूँ, अगर मुझे कोई कोर्स करना है तो इम्पॉसिबल नहीं है, कि ऑलरेडी बहुत एग्जांपल्स हैं, राइट। बट जो भी काम आप स्टार्ट करते हो तो आपका जो डेडिकेशन लेवल है, जो आपकी प्लानिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आपने गोल सेट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस करियर को अचीव करने में। शुभम जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम जी का ही है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो उसको कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से शुरू करना चाहिए? शुभम जी, जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो टैली है आज की डेट में। अगर मैं आपको बोलूँ तो जो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे टैली ही यूज हो रहा होता है, तो यू कैन स्टार्ट विद टैली। बट इस इट डजेंट मीन कि आपने टैली का नॉलेज ले लिया तो वो आपको लाइफ टाइम तक वही और कोई सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है। आई ऐड ऑन इट, अगर आपके पास टैली नॉलेज है तो करियर को स्टार्ट करने के लिए तो टैली अच्छा है, क्योंकि 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग टैली। वहाँ पे आप, अगर आपको टैली की नॉलेज है तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, तो ये जॉब तो ईजिली आपको मिल जाएगी। लेकिन टैली के साथ साथ अगर आपको करियर अपना बूस्ट करना है तो आप, और आपके पास टाइम है, तो आप सैप भी सीख सकते हो। बिकॉज सैप आपका आपका एक लेवल ही अलग कर देता है टैली से। और सैप की रिक्वायरमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल में बहुत रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटेंट की। तो लर्निंग, देखिए लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप कोई काम आपने कोई कुछ सीख लिया है, वो स्टार्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लर्निंग अपना स्टॉप कर देते हो, आप आपका जो करियर है वो डेप्रिसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमें रियलाइज तब होता है एक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
तो आई विल सजेस्ट कि कुछ भी आप सीखो इनिशियली, तो आप पहले से स्टार्ट करके जॉब स्टार्ट कर लो, बट आप अपनी लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस रखो, उसको कभी भी ड्रॉप मत करो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अमोल जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि एमए इकोनॉमिक्स अगर किसी ने करी है तो वो अकाउंटेंसी में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। देखिए, मैम ने भी बोला और मैं भी बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी में करियर बनाना, चाहे एमए हो, बीकॉम हो, ट्वेल्थ हो, साइंस हो, आ, अगर आपको करियर बनाना है तो आप कर सकते हैं। ये है कि आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आप एमए हो तो आपका एक स्ट्रीम बिल्कुल चेंज है। अब आप उससे कॉमर्स बैग उसमें आओगे, तो आपको बेसिक जो अकाउंटेंट्स की नॉलेज है अकाउंटेंसी की, कि किसको डेबिट करना है, जो रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, तो फ्रेशली आपको वो सब जो है वो लर्न करना है। बट आई वॉन्ट से कि पॉसिबल इम्पॉसिबल है, चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन आप अगर आपने ठान लिया है तो ज़रूर आप कर लोगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि सैप कंसल्टेंट का सैलरी पैकेज क्या होगा। देखिए, जो सैप कंसल्टेंट होते हैं या आप अगर सैप में कोई भी मॉड्यूल आपने किया हुआ है, तो उसमें एवरेजन सैलरी पैकेज जो मैंने देखा हुआ 40+ होता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 40-45 जो है वो मिल जाता है। जी सर अगला क्वेश्चन अनीश जी का है। वो ये जी, जानना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले कर सकता है फ्यूचर में। देखिए आप, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम उसको गुड कॉज के लिए यूज़ करें तो वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और अकाउंटेंसी की जहाँ तक हम बात करें तो शुरुआत से अगर आप अकाउंटिंग की हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत चेंजेस आए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अब जो जो इंटीग्रेशंस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स ये आ रहे हैं मार्केट में, ये बहुत हाई लेवल पे इंटीग्रेशन करके चलते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं वाइटल रोल प्ले करने वाला है अकाउंटेंसी में भी। बट अकाउंटेंसी, जो जो अकाउंटेंट है वो उसकी जॉब कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज़ कर लो, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं आपका रहता है वहाँ पे। तो वाइटल रोल तो है प्ले, आपके काम को आसान बना दिया है। अब जैसे अगर मैं टैली की बात करूँ तो उसमें इतना इंटीग्रेशन है कि आपको पेमेंट करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप टैली से ही पे कर सकते हो। आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आप टैली में इंटीग्रेशन कराइए अपने बैंकर्स को, जो भी वहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस हैं, और आप टैली से पे कर दो। तो इतना इंटीग्रेशन किया हुआ है, इतना उसमें। तो ये काम को तो ऑब्वियसली आसान करती है, ईज तो कर ही रहा है आपके काम को। बट कभी आपका जॉब ख़त्म नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में, स्पेशली इन अकाउंटिंग। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल जी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज क्या क्या हैं। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए देखिए, कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्पेसिफिक हो जाएं नॉन कॉमर्स में, अगर आप साइंस में हैं या किस साइड आप देख देख रहे हैं अपने करियर को अकाउंटेंसी के उसमें, तो अगर आप स्पेसिफिक हो जाए तो आई वुड बी बेटर सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सर उनके क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर नाउ कि साइंस बैकग्राउंड से हैं वो। ठीक है, अगर अगर साइंस साइंस से बैकग्राउंड से हैं तो क्या कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। जनरली हमने तो यही देखा है, साइंस बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शंस माना जाता है। इंजीनियरिंग के अलावा आज अगर ऑप्शंस देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो साइंस में भी अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं, या छोटे छोटे कई मार्केट में जो है वो कोर्सेज हैं जिसको आप सीख के जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसके भी कोर्सेज आप सीख के आगे उसमें कर सकते हो। तो आज की डेट में नो मैटर वॉट कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आपने क्या सीखा है, कोर्सेज मार्केट में इतना अवेलेबल है। अगर आप उसको अच्छे से करते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहता है, आपने एक्सपोजर अच्छा लिया हुआ है, तो ऑब्वियस आपका करियर जो है वो अच्छा होगा। एक्सेप्ट अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात छोड़ दें तो।
सर एक क्वेश्चन अमोल जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि ICWA या CA पास आउट करने के बाद अब्रॉड में क्या वैकेंसी के चांसेस हैं? अगर ICWCA आपने कर लिया है तो इंडिया में ही आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप अब्रॉड देखोगे भी नहीं। बट स्टिल अगर आप क्योंकि हर कंट्रीज़ का अपना एक CA होता है, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे US में अगर आपने जाना है तो CPA वहाँ का कोर्स होता है। कुछ आपको एडिशनल जो है वो एग्ज़ाम्स देने होते हैं वहाँ का सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनने के लिए। बट जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंडिया में ही इतने जॉब्स मिल जाएंगे अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं। चाहे आप जॉब्स बोलो, चाहे वो आप अपना प्रैक्टिस बोलो, चाहे आप बिजनेस बोल लो, इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी। बट है फ्यू अब्रॉड में भी बहुत ऑप्शंस हैं आपको जॉब्स के लिए। शंकर जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो लिसनर्स हैं उनको ये चीज़ बताई है। और मुझे लगता है जिस तरह से क्वेरीज आई हैं तो आपके इस टॉपिक को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेके सुना है, अदरवाइज क्वेरीज नहीं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। बट जो आपने चीज़ें बताई हैं वो एक बहुत ही मतलब बेसिक है, और अगर कोई भी बच्चा जो अकाउंट जो भी जॉब की तलाश कर रहा है और उसको लगता है कि अरे आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक फील्ड में लें और उसमें स्किल डेवलप करें तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हमारे बच्चों के पास होंगे, जैसा आपने बिल्कुल बताया है। और नो डाउट जो अकाउंटेंसी है वो एक ऐसा फील्ड है जिसको छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है, जरूरत और होती बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपके इस टॉपिक से हमारे जो बच्चे हैं वो लाभ उठाएंगे, और अच्छा जी। अपने जो कैरियर हैं उसको ग्रो करेंगे। जी आई थिंक जैसा कि मैं देख रही हूँ सभी लोग कह रहे हैं कि इसका हमें लिंक चाहिए है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि इस प्रोग्राम का जो लिंक है वो हमारे जो NCS और NICS का यूट्यूब चैनल है उस पर भी अवेलेबल रहेगा। जितने बच्चे आज नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, या दोबारा इसको रेफर करना चाहते हैं इस पूरे सेशन को, तो ये रिकॉर्ड होकर के आपको यूट्यूब में मिलेगा। सब लोग जा करके उस यूट्यूब पे इस एपिसोड को देख सकते हैं और NCS पोर्टल पर भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच शंकर जी। जी जी, थैंक यू। थैंक यू माय टीम जो इस प्रोग्राम को इतने बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने लेके आ रही है। जी हम ऐसे ही दूसरे एपिसोड के लिए हम नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से आएंगे, और आप लोगों को जो भी कैरियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, और आगे के एपिसोड कौन से होने वाले हैं ये भी आपको NCS पोर्टल की साइट से मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नमस्कार। सो मच, थैंक यू लिसनर। जी। थैंक यू।